विदेश जाने के एक दिन पहले मैं इसादोरा को अलविदा कहने गया। मेरी ठंडी बचपन की पसंद, जिसे मैं बहुत टाइम से चुपके से पसंद करता था। मैं जल्दी जा रहा हूं। तुम्हें अब से अपना अच्छी तरह ख्याल रखना होगा, ठीक है? उसका चेहरा बिल्कुल बिना किसी भाव के था। उसने बस पूछा मैं किस यूनिवर्सिटी जा रहा हूं और फिर घूमकर जाने लगी। उसका ये ठंडा और दूर का रूप देखकर मैंने अपने होंठ दबाए। आखिर में मैंने जो कन्फेशन गिफ्ट बहुत मेहनत से तैयार किया था, उसे अपने पीठ के पीछे छुपा लिया। कौन सोच सकता था? अचानक मेरे दिमाग में लाइव स्ट्रीम चैट की तरह कमेंट्स आने लगे। मेल लीड, जल्दी बोल दो, फीमेल लीड तुमसे बहुत प्यार करती है। बाहर से वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच में वो घर जाकर रात भर तकिए में चेहरा छुपाकर रोती है। क्या मेल लीड के जल्दी जाने की वजह से फीमेल लीड का दिल टूट गया है और फिर वो उसे विदेश तक स्टॉक करके एक बेसमेंट में बंद कर देगी? सीधा प्यारा प्यार अब जबरदस्ती वाला चटपटा प्यार बनने वाला है दोस्तों। मैं इन अचानक आए कमेंट से डर गया और बिना सोचे उसका नाम पुकारा। रुको, इसादोरा। आगे चलता हुआ जिस्म अचानक रुक गया। वो धीरे से घूमती है। उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल ठंडा था। क्या कुछ और भी है? मेरे दिमाग के कमेंट स्क्रीन पर टेक्स्ट लगातार चल रहा था। कन्फेशन वर्ड बार बार आ रहा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग डीजे के टर्न टेबल की तरह घूम रहा था। मैंने पीठ के पीछे छुपाया हुआ गिफ्ट बिल्कुल उसके सामने कर दिया। इसादोरा, मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करता हूँ। इसादोरा के चेहरे का भाव बिल्कुल जम गया। चलते हुए कमेंट्स भी एकदम रुक गए। मेरी मुस्कान में थोड़ी कड़वाहट थी। मैंने ये गिफ्ट बहुत पहले, तुम्हारे बर्थडे से बिल्कुल पहले चुना था। बस मैंने तब तुम्हें ये नहीं दिया। मुझे डर था कि अगर मैंने इस बार ये तुम्हें नहीं दिया तो मुझे कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसादोरा का चेहरा छाया में था। उसका भाव गहरा और ना समझ आने वाला था। मैं जमीन की तरफ देखता रहा, बस अपने कानों को गर्म महसूस करता रहा। बिल्कुल इस वक्त मेरे दिमाग में कमेंट्स फिर से बहुत तेजी से चलने लगे, जैसे कोई चैट रूम खराब हो गया हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरा कनेक्शन लैग कर रहा है? क्या मैंने कोई जरूरी कहानी छोड़ दी? मेल लीड का दिमाग अचानक कैसे चलने लगा? ये सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। फीमेल लीड जितनी पागल है अब जब मेल लीड ने उसे बोल दिया है, क्या उसे खुशी से ये नहीं कहना चाहिए कि वो आज पूरा एयरपोर्ट रेंट पर ले रही है? उसके अभी के चेहरे का भाव का क्या मतलब है? हे भाई, क्या तुम्हें याद है इसादोरा के बर्थडे पर क्या हुआ था? मेल लीड फीमेल सब कैरेक्टर के साथ जल्दी भाग गया था। ओह, मुझे याद है। फीमेल लीड मेल लीड को मोमबत्ती बुझाने के लिए बुलाना चाहती थी, पर वो उसे नहीं मिला। दिल की बीमारी वाली बेचारी लड़की गुस्से में आकर बीमारी के करीब पहुंच गई थी। बर्थडे कमेंट से याद आने पर मुझे एकदम से सब याद आ गया। मैं इसादोरा के पास खड़ा उससे बात कर रहा था, उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार कहीं और खो रही थी, जैसे वो किसी बहुत जरूरी चीज के बारे में सोच रही हो। मैं उस वक्त इतना चिढ़ गया था कि मैं जानबूझकर लॉरेलाई को बाहर ताजा हवा के लिए ले गया। जब तक मैं ठंडा हुआ और वापस आया, पूरा कमरा खाली था। तो क्या वो बाद में सच में मुझे ढूंढ रही थी? सच में मेरे नॉवल पढ़ने के एक्सपीरियंस से इसादोरा उस दिन जरूर बोलना चाहती थी। नतीजा, मेल लीड बीच में ही दूसरी औरत के साथ भाग गया। ऊपर वाला कमेंट गलत नहीं है। मैंने इसादोरा को चुपके से वो वाले बलून फुलाते देखा था। 20 से ज्यादा बलून, सब उसने खुद फुलाए थे। हर एक के अंदर एक लव लेटर छुपा था। सच में थका देने वाला प्यार। लव लेटर्स? मैंने अपना सर उठाकर इसादोरा को देखा। वो बिल्कुल मुझे ही देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। एक लंबे रुको के बाद आखिर में उसने एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसी। तुम मुझे पसंद करते हो? ये साबित करो रोनन। तुम ये कैसे साबित करोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो? पहले का कोई भी नरम भाव इन दो ठंडे सवालों की वजह से हवा में उड़ गया। मैंने एक गहरी सांस ली, इसादोरा को गुस्से से देखते हुए। वो बस मुझे ऐसे देखने लगी जैसे किसी अनजान को देख रही हो, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं। वेल, ये खत्म हो गया। रोनन अब गुस्से में आकर फिर से भागने वाला है। इसादोरा इतनी अच्छी इंसान है, वो अपने शब्दों से इतनी कड़वी क्यों है? घर जाओ और इस पर रो लड़की। ठीक है दोस्तों, अब और देखने की जरूरत नहीं है। कहानी अब वापस अपने पुराने जबरदस्ती वाले प्यार बेसमेंट में बंद होने वाले रास्ते पर जाने वाली है। मैं बस गुस्से में घूमकर भागने ही वाला था, पर इन कमेंट्स को मेरा अगला कदम बताते देखकर मुझे अचानक अजीब लगा और मेरा जाने का दिल नहीं किया। मेरी नजर फिर से इसादोरा के चेहरे पर पड़ी। वो एक साफ सुंदर चेहरा था, जिसकी लंबी पतली आंखें कशिश वाली थीं। मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कमेंट से खराब हो रहा था या नहीं, पर मुझे सच में लगा कि इसादोरा की सुंदर आंखों के किनारे थोड़े लाल थे। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, 2 कदम आगे बढ़ा और अपना सर उठाया। बिल्कुल इस वक्त हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसने अपनी नजर नीचे की, मुझे एक घबराए हुए भाव से देखते हुए। उसकी काली आंखों में मेरी परछाई दिख रही थी। मैंने दिमाग में अपने आप को हिम्मत दी, फिर अचानक आगे बढ़कर उसके होंठ पर एक किस कर दिया। नरम, ठंडा और थोड़ा सा कांपता हुआ। ये इसादोरा के होठों का मेरा सबसे सीधा महसूस था।
सच कहूं तो मुझे जब से पैदा हुआ था कि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बस होंठ मिलाना आता था। आगे क्या करना है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं बस अपने होंठ उसके होंठों से दबाए रखा, अपनी बाहों में इंसान की तेज धड़कन महसूस करता रहा। पर एक भी सांस नहीं थी। लगता है वो भी सांस लेना बिल्कुल भूल गई थी। न जाने कितना टाइम बीत गया जब वो अचानक कुछ कदम पीछे हट गई, मुझे एक ना समझ आने वाले चेहरे से देखते हुए। इसका क्या मतलब है? उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। क्योंकि उसकी स्किन गोरी थी, रंग आम इंसान से ज्यादा तेजी से दिखने लगा। यहां तक कि उसके कपड़े से दिखने वाली गर्दन भी गुलाबी हो गई थी। मेरा मूड एकदम से बहुत अच्छा हो गया। मैं एक शैतानी हंसी हंसा और उससे बोला, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं साबित करूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? क्या इतना काफी है? नहीं? या फिर ऐसा? अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके मैं फिर से आगे बढ़ा, उसका चेहरा पकड़ा और उसके होंठ पर एक तेज किस कर दिया। ये एक तेज आवाज के साथ हुआ। मैंने इसादोरा की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें डाली और धीरे से कहा, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी अपना प्लेन टिकट फाड़ दूंगा, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जहां तुम जाओगी मैं वहां जाऊंगा, जब तक तुम्हें विश्वास ना हो जाए। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, इसादोरा ने ठंडे ढंग से मेरे हाथ हटा दिए, मुझे गुस्से से देखते हुए। रोनन, क्या तुम्हारा ये मजाक खत्म हुआ? उसने मुझे इतना तेज धक्का दिया कि मैं संभलने से पहले कुछ कदम पीछे गिर गया। मैंने उसे पूरे शौक में देखा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि माहौल अचानक 180 डिग्री क्यों घूम गया। इससे खराब कर दो, आगे बढ़ो और इसे खराब कर दो फीमेल लीड। इस तरह से पति को पागल किया जाता है। रोनन ने आखिर में अपनी पूरी हिम्मत करके बोला, वो क्या कर रही है? कमेंट्स ने मेरे नाजुक दिल पर तीर मारा। मैंने अपने दांत कसकर दबा लिए ताकि बेइज्जती के आंसू बाहर न निकल आए। वो बिल्कुल बेखबर रही, अभी भी उसी ठंडे टोन का यूज करते हुए। रोनन, क्या तुम सच में लॉरेलाई को इतना पसंद करते हो? उसे इतना पसंद करते हो कि बस उसके साथ रहने के लिए तुम मेरे साथ ये बेकार का नाटक करने को तैयार हो? मैंने अपना सर एक अजीब हालत में उठाया। मेरे आंसू बिल्कुल बेकाबू होकर आखिर में गिर गए। सिस्टर इसादोरा, सच में तुम्हारे इस सेंटेंस ने मुझे डरा कर रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सोचती है रोनन उसे बस इसलिए बोल रहा है ताकि वो रुक सके और दूसरी लड़की के साथ चुपके से घूम सके। भाई, उसके दिमाग में और क्या चल रहा है? इसादोरा ने ठंडे ढंग से पूछा। तुम यहां एक तरफ मेरे साथ डेट कर रहे हो और दूसरी तरफ लॉरेलाई के साथ घूम रहे हो, और फिर क्या? क्या तुम मुझसे शादी करने का प्लान बना रहे हो और लॉरेलाई को अपनी पसंद बना के रखने वाले हो? रोनन, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी आम इंसानियत है? तुमने सच में मुझे निराश किया है। वो जितना बोलती गई उतना गुस्सा होती गई। उसके चेहरे का गुलाबी रंग जल्दी से बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सोचने का तरीका बहुत आगे का है। मुझे भी इस लेवल के वहम पर बोलने में दिक्कत हो रही है। क्या किसी को याद है कि बर्थडे पार्टी के बाद सिस्टर इसादोरा ने ही चुपके से रोनन के पेरेंट्स को शिकायत की थी कि रोनन एक बेकार लड़की के साथ घूम रहा है? इसने ही उसके पेरेंट्स को उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजने पर मजबूर किया। जब वो ऐसा सोचती है तो उसका लॉजिक अभी सही है। सही सही, कितना अजीब दिमाग है। मैंने कमेंट्स के टेक्स्ट को देखा। बस इस वक्त मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स का मुझे विदेश भेजना सच में इसादोरा की चुपके से की गई चाल थी। शिकायत किए जाने का गुस्सा और रिजेक्ट होने की बेइज्जती मिलकर एक आग का समुद्र बन गई जो सीधे मेरे दिमाग में गई। मैं एकदम से अपना दिमाग खो बैठा। अगर तुम मेरे प्यार पर विश्वास करना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी हो। तुम जैसी चुपके से चाल चलने वाली बुराई को कौन पसंद करना चाहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर मर जाऊंगा? मैंने गुस्से से वो गिफ्ट बॉक्स जमीन पर फेंक दिया जो मैं अभी भी पकड़े हुए था, फिर घूमकर वहां से चला गया। ओह, ये तो फिर से बिगड़ गया। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ उसी बेसमेंट में बंद होने वाले रास्ते पर चलेगा जिसे हम सब पसंद करते हैं और जिसकी उम्मीद करते हैं। रुको, वो क्या कर रही है? इसाडोरा क्या कर रही है? रोनन, अभी अपना सर पीछे घुमाकर देखो। घूमो, तुम उल्लू हो क्या? जरूर। मैंने अपना सर पीछे नहीं घुमाया और ना ही मैंने स्पैम होते हुए कमेंट स्क्रीन पर कोई ध्यान दिया, क्योंकि इस वक्त मेरा चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भरा था। धोखेबाज, ये सब के सब धोखेबाज हैं। उनके कहने का क्या मतलब है कि इसाडोरा मुझे पसंद करती है? अगर वो मुझे पसंद करती तो क्या वो मुझ पर ऐसा शक करती? मुझे जो दिख रहा है उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरे पेरेंट्स का मुझे विदेश भेजना बस मुझे जितना हो सके उतना दूर भेजने के लिए था। मैंने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ गया। सिस्टर इसाडोरा अभी भी वहां क्यों बैठी हुई है? रोनन ने जो गिफ्ट उसे दिया था वो टूट गया है ना? मुझे लगता है अंदर कुछ। तभी मुझे समझ आया कि वो कमेंट्स मुझे जो दिखाना चाहते थे वो ये था कि वो मेरा फेंका हुआ गिफ्ट उठा रही थी। मेरे दिल में अभी भी थोड़ा लगाव था, पर मैंने पीछे देखने से मना कर दिया। मैंने अपनी जैकेट पकड़ी और बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। सिस्टर इसाडोरा को फिर से दिल का दौरा पड़ रहा है। मैंने अपना सर इतनी तेजी से घुमाया कि मेरी गर्दन में झटका लगने लगा। एक कांच के आर पार मैंने देखा कि जिस जगह मैं अभी खड़ा था, इसाडोरा जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था।
उसके हाथ अभी भी मेरे दिए हुए गिफ्ट, एक ब्रेसलेट को कस के पकड़े हुए थे। ब्रेसलेट का सामने का हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया था। कांच के टूटे हुए टुकड़े उसके हाथ में घुस गए थे। खून एयरपोर्ट लॉबी के जमीन के टाइल्स को लाल रंग रहा था। मैं पूरे डर में चिल्ला उठा, तेजी से उसकी तरफ भागा, पर सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोक लिया। कांच के उस आर पार से मैं बस आंखें फाड़ कर देखता रहा जब हर तरफ से लोगों की भीड़ उसकी तरफ भागती हुई आई। कुछ ही देर में किसी को एक व्हील चेयर मिली और वो उसे ले गए। शुरू से आखिर तक उसके हाथ ने उस टूटे हुए ब्रेसलेट को कभी नहीं छोड़ा जो उसके मांस को काट रहा था। उसे ले जाते हुए देखकर मैं आखिर में होश में आया। सिक्योरिटी काउंटर पर बैठी औरत ने मुझे बहुत हमदर्दी से देखा और धीरे से याद दिलाया, सर, अगर आप वापस लॉबी में जाना चाहते हैं तो आप दूसरा एग्जिट ले सकते हैं। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और खुद से बोला, वापस जाना वैसे भी बेकार है। उसे तो विश्वास ही नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। 48 घंटे की फ्लाइट के दौरान मैं सूरज और नींद के बीच झूलता रहा। कमेंट स्क्रीन पर लोग लगातार बात कर रहे थे। उनकी लाइन से मुझे बहुत सारी कहानी पता चली। पहले तो अगर ईसाडोरा के साथ मेरी कहानी को एक नॉवेल माना जाए तो मेरी और उसकी किस्मत में एक बहुत ही दुख भरा आखिर लिखा था। उस कहानी में मैं एक घमंडी अमीर बाप का बेटा था जो ईसाडोरा को पसंद करता था, पर उसके ठंडे बिहेवियर से हमेशा दुखी रहता था। अपने नाजुक घमंड को बचाने के लिए मैं हमेशा अपनी सीनियर लोरेलाई के साथ क्लोज होने का नाटक करता था। यहाँ तक पढ़ते हुए मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। पास्ट में मैंने सच में लोरेलाई का कई बार यूज किया था। जब भी ईसाडोरा मुझे ठंडा रिस्पॉन्स देती थी, मैं लोरेलाई को बिल्कुल उसके सामने ले आता था, ये दिखाने के लिए कि कोई और मुझे अभी भी प्यार करता है, और लोरेलाई हमेशा खुशी से मेरा साथ देती थी। सच कहूं तो मैंने हमेशा सोचा था कि किसी को पसंद करने का मतलब है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर आपको कोई चीज पसंद आई तो आप उनके लिए खरीदना चाहेंगे। अगर आपको कोई मजेदार चीज मिली तो आप पहले उनके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसीलिए मैंने हमेशा सोचा कि ईसाडोरा का इतने सालों से मेरे साथ बर्फ की तरह बिहेवियर करना बस इसीलिए था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि शायद वो मुझसे नफरत करती थी। पर कमेंट्स ने कहा कि ईसाडोरा मुझे पूरे पागलपन की हद तक प्यार करती थी। दूसरी तरफ लोरेलाई को मेरी कोई परवाह नहीं थी। वो बस मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मेरे साथ डेट करने से उसके 25 साल की मेहनत बच सकती थी। कमेंट्स ने यह भी बताया कि लोरेलाई का एक बचपन का दोस्त था। वो दोनों सच में एक दूसरी बुक के मेन कैरेक्टर्स थे। एक बार जब लोरेलाई अमीर हो जाएगी तो वो मुझे छोड़ देगी ताकि वो अपने दोस्त के साथ स्कूल यूनिफॉर्म से वेडिंग ड्रेस तक का वादा पूरा कर सके। मैं कमेंट्स की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि सभी बातों को देखकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। मेरे विचार उलझ गए थे, मेरा दिल एक गांठ बन गया था। एयरप्लेन की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मैं एक गहरी सांस छोड़े बिना नहीं रह पाया। रोनन के लिए एक ग्लास ड्राइड लेमन टी लाओ। भाई, दुखी मत हो, असली दर्द वाले दिन अभी आने बाकी हैं। बस तब तक इंतजार करो जब तक सिस्टर ईसाडोरा पागल होकर तुम्हें बेसमेंट में बंद नहीं कर देती। तभी तुम्हें सच में पता चलेगा कि आसमान से मदद मांगने और जमीन से भीख मांगने का क्या मतलब होता है। बात करना बंद करो, तुम मुझे रुला रहे हो। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो शांति से एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इसाडोरा के अंदर एक कमी का एहसास है। और क्या वजह हो सकती है? उसे हमेशा लगता है कि उसकी खराब सेहत उसे रोनन के लायक नहीं बनाती। वो दूर रहना चाहती है पर पास आने से खुद को रोक नहीं पाती। रोनन को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर वो पूरी तरह पागल हो जाती है। अब मुझे समझ आया। सच कहूं तो आप ईसाडोरा को उसके प्यार जताने के अजीब तरीके के लिए दोष नहीं दे सकते। उसे बचपन से एक ऐसी दादी ने पाला जिसके अंदर कोई ममता नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आता कि प्यार क्या होता है। वो बस कब्जे को समझती है। और फिर भी अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि वो सच में रोनन को पसंद करती है, वो जबरदस्ती उसे अपना नहीं बना सकती। तो वो बस आगे पीछे दुखी होती रही और आखिर में खुद को एक पागलपन के मोड़ पर ले आई। क्या तुमने नहीं देखा? इस सेंटेंस को पढ़ते हुए मुझे अचानक बचपन की ईसाडोरा याद आई। ईसाडोरा की दादी ने अकेले ही उनका बिजनेस शुरू किया था, पर उनकी मिडिल एज में एक दुखद हादसा हुआ। उनकी बेटी और दामाद दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बस छोटी ईसाडोरा बची, पर उसे परमानेंट दिल की बीमारी हो गई। बूढ़ी औरत के पास बस यही एक प्यारा बच्चा बचा था। जाहिर है वो ईसाडोरा को बहुत मानती थी, उसे आगे का वारिस बनाते हुए। उसकी सेहत के डर से दादी ने उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया और साथ ही उसे
किसी भी ज्यादा इमोशन से दूर रखा। क्योंकि मैं ईसाडोरा का दोस्त था, ग्रैंडमा व्हाइट ने मुझे उसके साथ खेलने दिया। जब भी मैं जाता वो मुझे स्ट्रिक्ट तरीके से ईसाडोरा का ख्याल रखने को कहती। शुरू में मुझे ये पसंद नहीं था, मेरा मतलब है हम दोनों बच्चे थे, मैं किस वजह से उसका बेबी सिटर बनता। इसके अलावा वो बड़ी बहन थी और मैं छोटा भाई, क्या ये उल्टा नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये नापसंदगी ईसाडोरा से मिलने के कुछ ही देर बाद खत्म हो गई। नंबर 1, ईसाडोरा बहुत ज्यादा सुंदर थी, मैं एकदम से उसके लुक पर फिदा हो गया। नंबर 2, ईसाडोरा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अगर कोई अच्छा खाना होता तो वो मुझे पहले लेने देती, अगर कोई नया खिलौना होता तो वो पहले मुझे देती। मैंने बस ऐसे ही नया वीडियो गेम खेलने की बात की थी और अगले दिन ही उसने उसे खरीद कर सीधे मेरे घर भेज दिया। चीजें कब बदलना शुरू हुई? मुझे लगता है ये मेरे हाई स्कूल के एग्जाम्स के बाद हुआ। उस वक्त मैंने उसे बाहर घूमने के लिए कहा, पर वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखा। जब हम आखिर में मिले तो मैं रो रो कर उसे बताने लगा कि मैं उसे कितना मिस करता था, पर वो एक ठंडी और दूर रहने वाली लड़की बन गई थी। मुझे बहुत अजीब और गुस्सा लगा। तब से मेरे और उसके बीच लड़ाई के दिन शुरू हो गए। जब तक लोरेलाई नहीं आई थी, तब से ईसाडोरा का गुस्सा और भी अजीब हो गया। ये सोचते हुए मैंने अपना फोन निकाला और अपनी दादी को टेक्स्ट किया, दादी, जब मैं हाई स्कूल के एग्जाम दे रहा था, क्या सिस्टर ईसाडोरा बीमारी हुई थी? फ्लाइट पर 4G सिग्नल बहुत अच्छा था। कुछ ही देर में मेरी दादी ने रिप्लाई किया, हाँ ये सही है, उसे उस वक्त हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा था और उसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। मुझे याद है तुमने काफी देर तक बहुत चिल्लाकर हंगामा किया था। दादी ने एक और मैसेज भेजा, उन कुछ सालों में ईसाडोरा की सेहत अच्छी नहीं थी। एक बार मैंने उसे चुपके से आंसू पोंछते हुए पकड़ा। वो कह रही थी कि वो डरती है कि अगर वो मर गई तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम दोनों के बीच तब कितना अच्छा रिश्ता था। कौन सोच सकता था कि बड़े होने पर यह सब ऐसा खराब हो जाएगा। समझ गया, मैं आखिर में सब समझ गया। शुरू में ईसाडोरा मेरे साथ ठंडा व्यवहार इसलिए करती थी क्योंकि वो डरती थी कि उसके जाने के बाद मुझे दुख होगा, इसीलिए वो जबरदस्ती मुझसे दूर होना चाहती थी। अगर ऐसा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और बहुत ईगर हो गया। आखिर किस चीज ने उसकी सोच को बदला? किस चीज ने उसे आखिर में वो इंसान बनाया जिसका जिक्र कमेंट्स में था? कोई ऐसा जो चाहे उसे मुझे बेसमेंट में बंद ही क्यों ना करना पड़े, बस मेरे साथ रहना चाहता था। सच कहूं तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था। भाई, मुझे नहीं पता कि ये मेरा भ्रम है या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राइड लेमन टी का ग्लास फिर से लड़ने के मूड में आ गया है। लॉल, भले ही रोनन का प्लेन अभी लैंड भी नहीं हुआ है, सिस्टर ईसाडोरा पहले ही एवलॉन सिटी पहुंच चुकी है और उसने एक पूरा मैनर खरीद लिया है। एक प्यारा सा याद दिलाने वाला नोट, ये एक शानदार बेसमेंट के साथ आता है। ये क्या बकवास है? क्या सिस्टर इजिडोरा को अभी हॉस्पिटल के बेड पर नहीं होना चाहिए था? वाह, मजेदार। बेसमेंट में बंद होने का काउंटडाउन शुरू होता है। इन कमेंट्स को देखकर ना सिर्फ मैंने अपनी पीठ सीधी की, बल्कि ये जानकर कि इजिडोरा अकेले कंट्री ए जाकर एक मैनर खरीद सकती है, पता चला कि इजिडोरा की सेहत में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। मेरा दिल एकदम से कम 50% हल्का हो गया। जहां तक बेसमेंट में बंद होने की बात थी, जिसको लेकर कमेंट्स इतना बोल रहे थे, मुझे लगा कि उसके चांस बहुत कम है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान एक पल मुझे सीधे मना कर दे और अगले ही पल मुझे पूरी तरह अपना बनाना चाहे। फ्लाइट से उतरकर अपने रुकने की जगह पहुंचने तक मुझे पता नहीं था, तभी मुझे अपने एक दोस्त का फोन आया। मेरे दोस्त ने कहा कि जैसे ही लॉरेलाई को पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे विदेश भेज दिया है, वो तेजी से उनके पास गई ये दिखाने कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। और अफसोस की बात ये थी कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में इजिडोरा से मिलने गए थे। जैसे ही इजिडोरा की आंख खुली, पहली चीज जो उसने सुनी वो ये थी कि लॉरेलाई उसके हॉस्पिटल बेड के पास मेरे पेरेंट्स के सामने बोल रही थी कि वो इस जिंदगी में मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। उसने इजिडोरा का एग्जाम्पल भी दिया, ये कहते हुए कि जिंदगी इतनी नाजुक है और क्योंकि पता नहीं किस दिन आप बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाओ, इसलिए जब तक हो सके अपने प्यार को पकड़ कर रखना चाहिए। मेरे दोस्त के बताने के मुताबिक इजिडोरा इतनी गुस्सा हुई कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। बिना एक शब्द बोले उसने अपना आईवी ड्रिप निकाला, सीधे रूफटॉप हेलीपैड पर गई और एवलॉन सिटी के लिए फ्लाइट लेने की जिद करने लगी। मेरे दोस्त की कहानी सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। ये बताना मुश्किल था कि इजिडोरा बस लॉरेलाई की बात से चिढ़ गई थी या फिर वो लाइन, जिंदगी इतनी नाजुक है, सच में उसके दिमाग में बैठ गई थी। चाहे ये कैसे भी हुआ हो, अगर इस सब से इजिडोरा साफ सोच सके और आखिर में मेरे साथ आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं सच में चाहता था कि वो खुशी से अपनी मर्जी पूरी करे और जिसे वो प्यार करती है उसे हासिल कर ले। अगर वो इंसान कोइंसिडेंसली मैं निकला तो ये एक बहुत बड़ा बोनस होगा। खुशी और उम्मीद के साथ मैं अपनी पहली क्लास लेने के लिए कैंपस गया। भले ही मुझे जल्दी में विदेश भेज दिया गया था, मेरी यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चुना गया था। ये ज्वेलरी डिजाइन था,
मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट। पहली क्लास के प्रोफेसर बहुत कूल थे। पढ़ाने के बजाय उन्होंने तुरंत एक प्रोजेक्ट दे दिया। उन्होंने हमसे कहा कि बिना किसी लिमिट के एक ज्वेलरी डिजाइन करो। बिना किसी वजह के मेरा दिमाग इजिडोरा के बर्थडे वाले 20 रिंग वाले बलून्स पर चला गया, जिन्हें मैं कभी देख नहीं पाया था। मैंने डिसीजन लिया। मैं एक रिंग डिजाइन करने वाला था। मैंने अपना सामान समेटा और क्लासरूम से बाहर निकल गया। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त कमेंट स्क्रीन जो बेकार की बातें कर रही थी, अचानक खुशी से भर गई। ये लो, ये हो रहा है। जो सिस्टर इजिडोरा अभी ठीक हुई हैं और यहाँ कोना पकड़कर घूम रही हैं। हॉस्पिटल बेड से निकलकर, फ्लाइट पकड़कर, एक पूरा मैंशन खरीदकर वो शायद एक पल भी नहीं सोई और सीधे यहाँ रोनन को स्टॉक करने आ गई। सिस्टर इजिडोरा, इतनी हिम्मत के साथ तुम किसी भी चीज में कामयाब हो जाओगी। इन लाइंस को देखकर मुझे भी इजिडोरा की सेहत की चिंता होने लगी और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल उसी वक्त मेरे पॉकेट में फोन बज उठा। उस एक पल में मैंने साफ महसूस किया कि झाड़ियों के पीछे इजिडोरा के चेहरे का भाव बिल्कुल काला पड़ गया। मैंने नीचे देखा। फोन पर लॉरेलाई का नाम था। मेरे पास अपने कागज बाजू में दबाने और कॉल उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रोनन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। लॉरेलाई की आवाज हमेशा की तरह मीठी और तमीज वाली थी। दुख? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं पूरी तरह हैरान था। रोनन, अब मुझसे मत छुपाओ। मैंने सब सुन लिया है। तुम बस मेरे साथ कंट्री में रहने के लिए इजिडोरा को कन्फेशन का नाटक करने से भी नहीं हिचकिचाए। मैडम प्लीज, मुझे ठंडा पसीना आ रहा था। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया दीदी। मैं मर रही हूँ। लॉरेलाई ने सच में विश्वास कर लिया। आओ सब मिलकर एक गेस लगाते हैं। लॉरेलाई का अगला मूव क्या होगा? रोनन, भले ही तुम कंट्री में नहीं रुक सके, पर विश्वास रखो, मैं एवलॉन सिटी के यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूंगी। मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगी ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। तुम बस मेरा इंतजार करना, ठीक है? ये बोलकर उसने तुरंत फोन काट दिया। ओह, तो ये उसका प्लान था। आप लोगों को लगता है कि जब ये लालच करने वाली लड़की एवलॉन सिटी पढ़ने आएगी तो वो रोनन पर अपने खर्चे और फीस का प्रेशर डालेगी? आखिरकार मैंने एवलॉन सिटी के स्कूल में बस तुम्हारे लिए अप्लाई किया था। इस लड़की के पास सच में दिमाग है। रुको, मेरा एक सवाल है। क्या इतनी दूर से सिस्टर इजिडोरा सच में रोनन के फोन कॉल की बातें सुन सकती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नामुमकिन। सिस्टर इजिडोरा के पास चमगादड़ जैसे कान थोड़ी है। पर मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है कि उसने एक एक शब्द सुन लिया है? अभी उसका चेहरा देखो। कमेंट्स को देखकर मैंने अपना सिर उठाया। मैंने देखा कि झाड़ियों के पीछे इजिडोरा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी गहरी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। वो गुस्से और ठंडक का एक डरावना मिक्स लग रही थी। ओ भगवान, ये किस तरह की सिचुएशन है? क्या सिस्टर इजिडोरा चुपके से रोनन का फोन टैप कर रही हैं? सच में, मैं ये बहुत टाइम से बोलना चाहता था। बर्थडे पार्टी पर जब सिस्टर इजिडोरा ने रोनन को उस लड़की के साथ देखा था तो कुछ अजीब लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोनन पर कोई बग लगाया हो। तुम दोनों नए लोग शुरू से नहीं देख रहे हो। जब से रोनन ने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा, इजिडोरा उसे डिजिटली ट्रैक कर रही है। कॉल सुनना और जीपीएस ट्रैक करना तो छोटी बात है, यहाँ तक कि रोनन की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और नींद की क्वालिटी भी उसके कंट्रोल में है। बहुत ज्यादा अजीब है। मैं भी अंदर तक हिला हुआ था। अब मुझे सच में विश्वास था कि वो मुझे प्यार करती थी। एक पागल स्टॉकर होना लॉरेलाई से तो बहुत अच्छा है। उसने रोनन के सारे पैसे यूज किए और आखिर में कहा कि उसे अमीर लड़के पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या उसे पसंद आना कोई खुशी की बात है? बिल्कुल। मैंने चलते हुए टेक्स्ट पर ध्यान देना बंद कर दिया, अभी भी अपने अंदर के झटके में डूबा हुआ। इजिडोरा मुझे प्यार करती थी। इजिडोरा सच में मुझे इस पागलपन की हद तक प्यार करती थी। मैंने इजिडोरा को ध्यान से देखा, अपने शरीर की हर नस से गर्म खून को सीधे अपने दिल की तरफ जाते हुए महसूस किया। मेरे कांपते हुए सीने में एक न बताया जाने वाला इमोशन बढ़ा। मैं खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया। ये बिल्कुल भूल गया कि मैं अभी भी सीढ़ियों पर खड़ा था। ध्यान से, एक लड़के ने मुझे पकड़ लिया, मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचा लिया। दूर से मैंने इजिडोरा के चेहरे पर भी एक डर का भाव देखा। तुम हो। मैंने तुम्हें अभी क्लास में देखा था। हम एक ही क्लास में है ना? क्या तुमने सोच लिया कि आज के असाइनमेंट के लिए क्या बनाना है? सुनहरे बालों, नीली आंखों वाला लड़का बहुत फ्रेंडली था। मैंने इजिडोरा पर एक नजर डाली और जानबूझकर अपना फोन अपने होठों के पास लाया। मैं अपने प्यार को देने के लिए रिंग्स का एक प्यार बनाने वाला हूँ। शब्द पूरे निकलने से पहले ही इजिडोरा का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ कस के दबाए, घूमी और भागने की तैयारी करने लगी। बेकार हुआ, वो सोचती है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ वो लॉरेलाई है। मैंने जल्दी से अपने क्लास के दोस्त को बाय कहा और इजिडोरा के पीछे भागा। इजिडोरा, मत जाओ, मैं पूरे जोर से चिल्लाया। उसकी परछाई एक सेकंड के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी। मैं तेजी से भागा, उसके पास पहुंचा, उसका रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़ लिया। हाँफते हुए मैंने पूछा, तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आई हो तो बिना एक शब्द बोले जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, किसने कहा मैं तुमसे मिलने आई हूँ?
मैंने जबरदस्ती उसकी आस्तीन ऊपर की। उसके सफेद कलाई पर एक लाइट पर्पल स्क्रीन वाली स्मार्ट वॉच साफ दिख रही थी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम अभी भी मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट क्यों पहने हुए हो? वो मेरी उंगलियों को देखने लगी जो उसकी कलाई को कस के पकड़े थी। मैंने और जोर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये ब्रेसलेट कल टूट गया था। अभी ये बिल्कुल सही कैसे है? मुझे मत बताना कि तुम आज सुबह सबसे पहले से ठीक कराने भागी थी। इजिडोरा ने एक शब्द नहीं कहा, पर उसका चेहरा जल्दी से पिंक हो गया। अगर मेरा अंदाजा सही था तो उसका ठंडा रूप टूटने वाला था। उसने अपने दांत पीसे और एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया हो। उसने मेरी तरफ गुस्से वाली आंखों से देखा। ठीक है, तुम सही हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि मैं पागल हो रही हूँ। तो तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? उसके अचानक इस तरह बोलने से मुझे पूरी तरह हैरानी हुई। मुझे बहुत शर्म आने लगी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। उसकी खामोशी देखकर उसने तेजी से पूछा, अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो क्या तुम एवलॉन सिटी में मेरे घर मेहमान बनना चाहते हो? हर एक कमेंट जो इस सीन को खुशी से समझ रहा था, अचानक रुक गया और फिर सुनामी की तरह कमेंट्स आने लगे। एवलॉन सिटी में उसका घर, 800 मील के दायरे में बिना किसी पड़ोसी के अकेला मैनर, कैद करने वाला बेसमेंट। तेरी अभी हम इस स्टेप पर पहुंच गए। इज़डोरा आखिरकार अपने असली पागलपन के लेवल पर पहुंच गई है। कमेंट्स को इस तरह फ्लड होते देखकर मुझे सच में एक अजीब सा एक्साइटमेंट महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें छोटी की, उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, तुम मुझे मेहमान बनाकर बुला रही हो, मैं तो बहुत खुश हूंगा। मैं खुशी से उसकी कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गया, पर वो अजीब तरह से धीमी थी और कार स्टार्ट नहीं कर रही थी। एक लंबे वक्त के बाद उसने कार बंद की और अपनी सीट पर पीछे हो गई। रहने दो, तुम बाहर निकलो। वही पुरानी बात, वो फिर से पीछे हट रही थी। सिस्टर इज़डोरा अभी भी रोनन को सच में बंद करने के बारे में सोच नहीं पा रही थी, पर मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर किया और बस उसे देखता रहा। इज़डोरा, क्या तुम अभी मजाक कर रही हो? ये बोलते हुए मैंने अपने हाथ में रखे डिजाइन के कागज पर गुस्से से थप्पड़ मारा, जिससे तेज आवाज हुई। इज़डोरा की नजर उन कागजों पर गई और उसकी पतली आंखों में फिर से गुस्सा भर गया। रोनन, तुमने ये खुद किया है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही इंजन की आवाज हुई और स्पोर्ट्स कार रॉकेट की तरह आगे बढ़ गई। न जाने कितने घुमावदार रास्तों से होते हुए आखिरकार मैंने वो मैनर देखा जिसके बारे में कमेंट्स में बात हो रही थी। वो सच में अकेला था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इसका एक बेसमेंट भी था। गार्डन का डिजाइन बहुत सुंदर था। सब कुछ बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक सजाया हुआ था। मैं आगे झुका, पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उससे धीरे से कहा। उसने अपने गले से एक हल्की सी आवाज निकाली, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू। मैं खड़ा हुआ और उसके गाल पर एक छोटा सा किस किया। उसकी आंखों का पागलपन एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह एक शर्मीलापन आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं मेन हाउस की तरफ बढ़ गया। मास्टर बेडरूम में बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। पर्दे हल्के नीले रंग के थे। पूरा कमरा मेरे सबसे पसंदीदा रंगों से सजा हुआ था। मैं मुस्कुराकर उसे देखा। तो क्या ये मेरा बेडरूम है? जैसे ही वो हां कहने वाली थी, मैंने उससे अगला सवाल पूछा, या ये हमारा बेडरूम है? उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया और वो हकलाने लगी। तुम ऐसा कैसे? मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके होठों पर फिर से किस किया। ये एक मीठा और प्यारा किस था, पर जल्द ही इसका तरीका बदल गया। उसकी और मेरी सांस तेज और भारी हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपना हाथ उसके पीठ पर रखा, उसे धीरे से छूते हुए। उसके गले से एक तेज सांस निकली। मैंने अभी कुछ बड़ा नहीं किया था, पर उस छोटी सी सांस ने उसके पूरे जिस्म को एकदम से रोक दिया। उसका चेहरा इतना लाल था जैसे अभी जल जाएगा। वो तेजी से मेरे हाथ से निकलकर ऐसी भागी जैसे उसकी जान जा रही हो। मैंने उसके भागते हुए जिस्म को खुशी से देखा। मैंने उसके पीछे जाने की जहमत नहीं की। कोई जल्दी नहीं है, हम इसे आराम से करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये मेरा भ्रम है या नहीं, पर ऐसा लगता है कि रोनन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। शायद इसलिए क्योंकि सिस्टर इज़ोडोरा ने आखिरकार कन्फेस कर दिया, है ना? कमेंट स्क्रीन पर चलते टेक्स्ट को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इन सभी दोस्तों का, जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, इस बात पर विश्वास करना कि इज़ोडोरा मुझे प्यार करती है, आप लोगों की वजह से ही था। मुझे विश्वास है कि हमारा लड़का रोनन और सिस्टर इज़ोडोरा एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताएंगे। ओ भाई, क्या आप लोगों ने असली बुरा आखिर देखा था? तब रोनन को लॉरेलाई ने बुरी तरह छोड़ दिया था और वो बहुत दुख में था। सिस्टर इज़ोडोरा ने अपने शब्दों में ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है और उसे सीधे बेसमेंट में डाल दिया। मुझे सच में लगता है कि सिस्टर इज़ोडोरा का रोनन को बंद करना इसलिए था क्योंकि वो पहले बस उसे खुश देखना चाहती थी। पर ये देखने के बाद कि लॉरेलाई कोई अच्छी लड़की नहीं थी, उसने सोचा कि उसे अपने पास रखना ही सही है। पर उस पॉइंट पर रोनन सिस्टर इज़ोडोरा से प्यार नहीं करता था। वो उससे बहुत चिढ़ता था। तो सिस्टर इज़ोडोरा ने बस सोचा, जो भी हो,
पहले इसे बंद करो, बाकी बाद में देखेंगे। ओह, इसके बारे में बात मत करो, मैं बहुत रोया था। उसके बाद रोनन ने मरना पसंद किया और खुद को भूखा रखा। सिस्टर इज़ोडोरा पूरी तरह से पागल हो गई, उसके जिस्म को गले लगाया और खुद को मार दिया। और क्योंकि ये मैनर बिल्कुल अकेला था, उनके जिस्म कभी नहीं मिले, वो बस एक दूसरे को पकड़े हुए सूख गए। कमेंट्स की लगातार बातों की वजह से मैंने उस दुखद आखिर को देखा जो मेरे और उसके लिए लिखा गया था। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसके प्यार के बारे में न जानते हुए अचानक उसके जरिए बेसमेंट में बंद हो जाना और भूखा रहकर मर जाना, हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं करता। भगवान का शुक्र है कि इस वक्त मुझे उसके प्यार पर पूरा विश्वास था। मैंने खुद से सोचा, इस बार मैं उसके साथ एक नया आखिर लिखूंगा। मैंने खिड़की के बाहर खिले हुए लैवेंडर को देखा, मेरा दिल खुशी से भर गया। बिल्कुल उसी वक्त मेरा फोन बजा। ये मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, ये वार्निंग देते हुए कि लॉरेलाई शादी के लायक नहीं है। हाँ मम्मी, मुझे पता है, मैंने आराम से कहा। मैंने कभी उसके साथ रहने के बारे में नहीं सोचा। हे, ऐसा कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है अगर मैं इज़ोडोरा से शादी कर लूं? मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूं। मैं बोलना जारी रखा, क्या हम अपनी शादी उस आंगन में कर सकते हैं जहां मैं उससे पहली बार मिला था? मुझे लगता है वो मिसेस जैंग का पुराना घर था। मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था जब मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, रोनन, मुझे पता है तुम समझदार बच्चे हो, पर क्या तुम अपने पेरेंट्स को उल्लू बनाना बंद करोगे? क्या तुम सच में उस लॉरेलाई से इतना प्यार करते हो, इतना कि तुम वापस आकर इज़ोडोरा से झूठी शादी करने को तैयार हो, बस इसे छुपाने के लिए? क्या तुम्हें पता है तुम ऐसा करके इज़ोडोरा को कितना दुख पहुंचा रहे हो? मम्मी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं सच में इज़ोडोरा से प्यार करता हूं, मैंने जल्दी से जवाब दिया। मेरी मम्मी एक पल के लिए खामोश हो गई। उन्हें लगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम इस सबको खुद ही संभालो। और ये बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। मैं हंसने और रोने के बीच फंसा हुआ था। दिमाग में ये सोच रहा था कि मैं अपनी मम्मी को कैसे मनाऊंगा। सिस्टर इज़ोडोरा ने जरूर इस फोन कॉल का एक एक शब्द सुन लिया होगा। बस उसके चेहरे को देखो, मुझे लगता है वो फिर से सोच रही है कि रोनन बस उसे यूज कर रहा है। ओ तुम बेचारी लड़की। कमेंट्स को देखकर मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि इज़ोडोरा को यह विश्वास दिलाना कि मैं उससे प्यार करता हूं एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। देर रात मैं अपने सॉफ्ट बेड पर सो रहा था। एक धुंधली नींद में मुझे लगा कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। मैंने अपनी एक आंख खोली, इज़ोडोरा को देखा और तुरंत सेफ महसूस किया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम वहां क्यों खड़ी हो? बेड पर आ जाओ और सो जाओ। पर उसकी सांस रुक गई और उसका जिस्म बिल्कुल जम गया। मैं बहुत नींद में था, इसलिए मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और फिर से सो गया। अधनींद में मैंने उसे अपने दांत पीसते हुए सुना और उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे सच में क्या समझती हो? जब मेरी आंख फिर से खुली, मुझे पता चला कि मैं मास्टर बेडरूम में नहीं था। कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे थे। वो आखिरकार जाग गया, मुबारक हो रोनन, तुम ऑफिशियली बेसमेंट में बंद हो गए हो। लगता है तुम कहानी से नहीं बच सके। आह, किस्मत भी क्या चीज है। आह, प्यार भी क्या चीज है। बहुत अच्छा, ये छोटा अंधेरा कमरा है, हम सब खत्म हो गए। मैंने चारों तरफ देखा। इस जगह को छोटा अंधेरा कमरा कहना गलत होगा। ये एक बड़ा शानदार पेंट हाउस स्वीट जैसा था। इसमें प्लांट्स थे, एक पूरा एंटरटेनमेंट सेटअप था और एक बड़ी टीवी स्क्रीन थी जो मेरे घर के कमरे से भी बड़ी थी। जब मैं अपने नए जेल को देख रहा था, इज़ोडोरा अंदर आई। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थीं। हाँ हाँ हाँ, सिस्टर इज़ोडोरा, अगर तुमने ये काम कर ही दिया है तो तुम इतना डर क्यों रही हो? चैलेंज। सिस्टर इज़ोडोरा, क्या तुम अपने प्यारे रोनन की आंखों में सीधे देख सकती हो? मैं मुस्कुराकर उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आखिरकार मेरे पास आई, अपना सिर नीचे किए हुए और एक शब्द बोलने से मना करते हुए। सुनो, अगर तुम मुझे हमेशा के लिए बंद करना चाहती हो तो ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हें हर दिन मुझसे मिलने आना होगा और तुम्हें रात को मेरे साथ सोना होगा। मुझे अंधेरे से डर लगता है। और अगर तुम मुझे जिंदगी भर बंद रखने का प्लान बना रही हो तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, ठीक है? मैंने अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से मिलाई और उसे आगे पीछे हिलाया, जैसे मैं किसी छोटे कुत्ते को मना रहा हूं। वो पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। ओह सही, क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हें मुझे बेसमेंट में बंद करना पड़ा, क्या इसका मतलब हम? मैंने उसे एक अजीब नजर से देखा। अफसोस की बात है, मैं एक अंधे इंसान को इशारा कर रहा था। वो सिग्नल बिल्कुल नहीं समझ पाई। मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने इज़ोडोरा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे बेड पर खींच लिया। वो बहुत डर गई, अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करने लगी, पर मैंने उसे पकड़ लिया। मैं आगे झुका। कुछ ही देर में उसने हिलना बंद कर दिया। उसका पूरा जिस्म एकदम से रुक गया और उसकी स्किन गुलाबी हो गई। रुको, क्या हो रहा है? स्क्रीन काला क्यों हो गया? तुम हैरान क्यों हो? बच्चे बस कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिखाया नहीं जा सकता। भाई, आवाज भी बंद हो गई। वो सच में बेसमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके इस गेम के आगे सर झुकाता हूँ।
सच में दोनों के दोनों पागल प्यार करने वाले हैं। तभी तो कहते हैं हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है। ओह गॉड, मुझे अभी एक बात समझ आई। सिस्टर इज़ाडोरा जितना ज्यादा रोनन को स्टॉक करती है, ट्रैक करती है, बंद करती है और कंट्रोल करती है, रोनन उतना ही ज्यादा खुश होता है। दोनों को एक साथ बंद कर दो, एक पागल ही दूसरे पागल के साथ सही रहता है। अगले कुछ बार उसने कहानी को बदलने का मजा लेना शुरू कर दिया। कुछ बार की मेहनत के बाद मैं पूरी तरह थक गया और उस अंधेरे कमरे में दिन और रात का फर्क भूल गया। आखिर में मैंने इज़ाडोरा को गले लगाया और चैन से सो गया, उसके ठंडे जिस्म के लिए एक हीटर की तरह काम करते हुए। पर ना जाने कितना टाइम बीत गया था जब मेरे हाथ अचानक खाली हुए। मैंने गुस्से में एक आवाज निकाली, पर बहुत थका होने के कारण मैं दूसरी तरफ घूम गया और फिर से गहरी नींद में सो गया। मेरी धुंधली नींद में मुझे लगा कि कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। फिर दो मजबूत हाथों ने मुझे धीरे से उठाया। मैं एक गर्म और सेफ बाहों में घिरा, खुद को समेट लिया और आराम से खर्राटे लेता रहा। जमीन के नीचे का बेसमेंट एक बार फिर कस के बंद हो गया, बस एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक सो रहा था, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं वापस ऊपर के एक सुंदर और रोशनी वाले मास्टर बेडरूम में आ गया हूँ। मैं बेडरूम से बाहर निकला। इज़ाडोरा काम में बिजी थी। मुझे देखकर वो एकदम से अजीब दिखने लगी और उसने अपना सर दूसरी तरफ कर लिया, पर फिर उसकी नजर मेरे नंगे पैरों पर पड़ी। स्लीपर्स पहन लो, वो धीरे से बोली। मैं खुद को एक छोटे बच्चे की तरह एक्टिंग करने से नहीं रोक सका। ओ, पर मुझे वो मिल नहीं रहे हैं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, खड़ी हुई और मेरी तरफ आई। मैंने अच्छा मौका देखा, अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ डाले और उसके गाल पर एक बड़ा सा किस कर दिया। लजाते हुए उसने स्लीपर्स ढूंढे और अपने हाथों से मेरे पैरों में पहना दिए। मैं हंसा और पूछा, जब हमने सब कुछ कर लिया है तब भी तुम इतना क्यों लजाती हो? उसने बात को आराम से घुमाया। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। पर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए बेसमेंट में बंद करने वाली नहीं हो? उसका चेहरा तुरंत दुख से भर गया। मुझे अफसोस है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। इज़ाडोरा, ये किस तरह का कमजोर बंद करना था? असली बंद करने में तो चेन से एक अंधेरे कमरे में बांधकर भूखा रखा जाता है। तुमने जो किया वो बस एक नाकाम कोशिश थी। जहां तक हम दोनों की बात है, कल की रात को बस एक मजेदार सफर कहा जा सकता है। ये बोलते हुए मुझे अचानक एक बात याद आई। ओ नहीं, हमने कल कोई सेफ्टी यूज नहीं की थी। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। वेल, वो फिर से शुरू हो गई। नाटक करने वाली लड़की फिर से खुद को दुख देने लगी है। मुझे लगता है इज़ाडोरा के अंदर भरोसे की थोड़ी कमी है ना? ये थोड़ी कमी नहीं, ये बहुत बड़ी कमी है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अभी उसके दिमाग में चल रहा होगा कि रोनन मेरे साथ बच्चा नहीं चाहता, और उससे वो सोच रही है इसलिए रोनन मुझसे प्यार नहीं करता। इज़ाडोरा धीरे से बोली, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल खुद से रख लूंगी। उसके दिमाग के खराब होने से बिल्कुल बेखबर मैंने खुशी से आगे कहा, हे, बताओ, अगर हमारा बच्चा हुआ तो वो तुम्हारे जैसा दिखेगा या मेरे जैसा? वेट, तुमने अभी क्या कहा? मैं इज़ाडोरा को पूरे शौक में देखने लगा। इज़ाडोरा भी मुझे पूरे शौक में देखने लगी। इज़ाडोरा, क्या तुम सच में मुझे अपने बच्चे का बाप बनने देना चाहती हो? मैं तो हैरानी से हंसना चाहता था। भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर एक शब्द भी तुम्हारे दिमाग में नहीं गया। उसकी आंखों के किनारे एकदम से लाल हो गए। तुम मुझे सच में पसंद करते हो? उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। तो तुम सच में मुझे पसंद करते हो? और फिर वो आखिरकार रोने लगी। ओह इज़ाडोरा, इज़ाडोरा, तुम सच में अपनी नाटक वाली इमेज पर खरी उतरती हो। मैंने उसे धीरे से पीछे किया। एक सेकंड रुको, तुमने पहले क्या कहा था? उसका चेहरा बहुत अजीब दिख रहा था। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते तो मैं इसे अकेले तालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। रोनन, मुझे तुम्हें इतनी जल्दी बाप बनने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। ये इतना दिल को छू लेने वाला, ये तो आसमान को भी हिला दे। उस लालची लड़की के साथ कंपेयर करें तो सच में कंपेयर भी मत करो। ये दोनों एक ही लेवल पर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक पागल इज़ाडोरा के साथ। मेरी शादी इज़ाडोरा के साथ जल्दी में नहीं हुई। हमने सच में मेरे कॉलेज का साल खत्म होने तक का इंतजार किया। वो रिंग्स का पैर जो मैंने अपने पहले सेमेस्टर में डिजाइन किया था, आखिरकार मेरी शादी में काम आया। वो एक ऐसा डिजाइन था जिसमें 20 जुड़े हुए सर्कल्स थे, जो एक सुंदर पिंक डायमंड के चारों तरफ थे। मुझे हमेशा वो 20 बलून्स याद थे जो मुझे कभी नहीं मिले थे, और मैं तब से इस बात का गुस्सा रखे हुए था। शादी का हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। इज़ाडोरा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो खुशी और गर्व से मेरा हाथ पकड़कर सबसे मेरा इंट्रो करा सकती थी। ये मेरे हस्बैंड है, और मैंने भी उसके लिए वही किया।
कमेंट्स अभी भी चल रहे थे। बस मेरे दिल में एक गहरा एहसास था, शायद ये शादी खत्म होने के बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। हमने आखिरकार उनका पूरा सफर आखिर तक देखा। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं सच में उन्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे शादी के बाद की डेली लाइफ के एपिसोड्स चाहिए। मुझे उनका प्यारा प्यार देखना है। सपने देखते रहो, ये सब वैसे भी दिखाने लायक नहीं होगा। वेट, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मुझे लगता है मैंने उस बेकार लॉरेलाई को देखा। मैंने भी उसे देखा। ये पागल लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? लॉरेलाई। मैंने अपना सर घुमाया और उसे हमारी तरफ आते हुए देखा। उसका सुंदर और तमीज वाला चेहरा अब अजीब तरह से गुस्से वाला दिख रहा था। लॉरेलाई ने सबके सामने मुझसे तेज आवाज में पूछा, रोनन, क्या तुमसे जबरदस्ती ये करवाया जा रहा है? क्या उन्होंने तुम्हें इस बीमारी वाली लड़की से शादी करने पर मजबूर किया, बस हमें अलग करने के लिए? एक्सक्यूज मी, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वाइफ की इज्जत करो, मैंने गुस्से से जवाब दिया। लॉरेलाई ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उससे प्यार करते हो। ये रिंग, मैंने इसके बारे में सब सुना है। क्या तुमने इसे हमारे लिए डिजाइन नहीं किया था? शादी के मेहमान तुरंत आपस में बातें करने लगे। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ बहुत तेज थी। मुझे नहीं पता कि तुमने किस उल्लू से ये सुना, पर शुरू से आखिर तक ये रिंग बस इज़ोडोरा के लिए डिजाइन की गई थी। इस रिंग पर 20 सर्कल्स मेरी और इज़ोडोरा की कहानी को दिखाते हैं। ये 20 साल को दिखाते हैं जो मैं और इज़ोडोरा एक दूसरे को जानते हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? मैं तुरंत चिल्लाया। मैं? लॉरेलाई फिर से चिल्लाई। मुझे विश्वास नहीं होता रोनन, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा जिस्म यहाँ है पर तुम्हारा दिल मेरे पास है। बस मेरा इंतजार करो, जब तक मैं अमीर ना हो जाऊं और मैं आकर तुमसे शादी करूंगी। चिंता मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डिवोर्स्ड आदमी हो। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मुझे छोड़ दो, कौन तुमसे शादी करना चाहता है? इस जिंदगी में मेरा हस्बैंड बस। थप्पड़। इज़िडोरा ने लॉरेलाई के गाल पर एक तेज थप्पड़ मारा। इसे बाहर फेंको, इज़िडोरा ने ठंडे ढंग से ऑर्डर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए और चिल्लाती हुई लॉरेलाई को हॉल से बाहर निकल गए। इज़िडोरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेरे हाथ को देखा। वहां लॉरेलाई की तेज पकड़ के 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैंने उसे समझाया, खुद को मजाक करने से ना रोक पाते हुए। ये तुमसे मैच नहीं कर सकता। तुम मुझे एक किस का निशान देती हो और उसे ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगता है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने गुस्से से मुझे देखा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला। चलो, फंक्शन शुरू होने वाला है। मैं हंसा और उससे पूछा, इस बार तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखा, मुझे अपनी तेज और अच्छी धड़कन महसूस कराते हुए। क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, वो सीधे देखते हुए बोली। स्टेज पर बड़ी स्क्रीन पर हमारी बचपन से लेकर अब तक की फोटोज चल रही थी। वो इतनी ज्यादा थी कि आप उन्हें दिनों तक बिना रिपीट किए चला सकते थे। मैंने एक हल्की सी सांस छोड़ी। मुझे पता है तुम भी करती हो, वो धीरे से बोली, मेरे हाथ को अपने होठों पर लगाते हुए। इज़िडोरा, मैंने अचानक उसे पुकारा। उसने एक प्यारी आवाज में जवाब दिया। बाद में, जब शादी खत्म हो जाए, क्या हम सीधे एवलॉन सिटी मैनर के बेसमेंट में जा सकते हैं? मैंने उससे पूछा, अचानक बहुत शर्म महसूस करते हुए। उसने अपना सर घुमाया और मुझे पूरे शौक में देखा। बस ये सोचकर कि तुमने मुझे वहां बंद करने और जिंदगी भर मेरे साथ रहने का प्लान बनाया था, मुझे लगता है। उसकी आंखें गहरे प्यार से भर गईं। उसका सुंदर चेहरा एक मोती की तरह चमकने लगा। ठीक है, वो मान गई। उसकी आवाज भारी थी जब उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा। क्या ये दोनों बच्चे सच में बेसमेंट में बंद होने को एक मजाक समझ रहे हैं? ऑल राइट, फाइन, जो भी हो, जब तक तुम दोनों पागल खुश हो। हे, मैं अपना शादी का गिफ्ट यहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। मुझे कल सुबह 8 बजे उठना है। मेरे सोने का समय हो गया है। रोनन, इज़िडोरा, मेरी सबसे अच्छी जोड़ी। तुम दोनों पागल एक साथ हमेशा खुश रहना। मैंने दिमाग में उन्हें जवाब देते हुए चुपके से मुस्कुराया। हम बिल्कुल रहेंगे, हमेशा के लिए।